हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, जिसमें हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल के साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड देयर आर फ्यू मोर लाइक 6 मोर कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो वन बाय वन करके हम सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। बिकॉज एग्जांपल देने से क्या होता है कि आपको चीजें इजीली समझ आ जाती है, राइट। तो हम हर कॉन्सेप्ट को बेसिकली एग्जांपल के साथ कोशिश करेंगे समझने की। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है। लाइक यहाँ पे दो डिफरेंट एंटिटी होती हैं, दो सेपरेट एंटिटी होती हैं। एक होती है बिजनेस की खुद की एंटिटी और दूसरी होती है जो उसका ओनर है उसकी एंटिटी, उसकी सेपरेट एंटिटी। जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो बिजनेस की बुक्स में लिखे जाते हैं, और जो भी पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो जो ओनर है वो अपनी बुक्स में लिखता है। बेसिकली उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। और हमने ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, राइट। 3 एग्जांपल मैंने दिया था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का दिया था, एक कॉरपोरेशन का दिया था, उसके बाद हमने पार्टनरशिप का भी एग्जांपल दिया था। तो इस वीडियो में लाइक हम गोइंग कंसर्न बिकॉज इट इज गोइंग कंसर्न लाइक इट इज वेरी सिंपल। सो मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले उससे बेटर है कि हम जो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, उसको लाइक पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा इसको समझने में। बिकॉज ये थोड़ा सा है एक्चुअली इजी, बट जब बात आती है लाइक डिफ्रेंशिएट करने की, तो वहां पे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट कि ये दोनों चीजें लाइक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वहां पे दोनों चीजें एक सेम चीज जैसी लगती है। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना उसमें मैं कंसिस्टेंसी को और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को दोनों एक साथ कवर करूंगा कि इन दोनों में बेसिकली जो माइनर डिफरेंस है उसको अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की जगह हम मनी मेजर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलो, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़ी अच्छी से पढ़ेंगे इसको, अच्छी से समझ के पढ़ेंगे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं रहे। चलो देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो मनी मेजरमेंट ये कहता है, 1 सेकेंड मुझे पेन का कलर चेंज कर लेने दो। या so money measurement concept is an accounting principle that requires all business transactions to be recorded in monetary terms। so ये क्या कहता है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर पाए, उसकी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में ले सके, तभी उसको हम जनरल एंट्री या लेजर में या ट्रायल बैलेंस में उसको लेके जाएंगे। अगर कोई भी ऐसा सामान है जिसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन नहीं की जा सकती, उसको हम अकाउंटिंग में एंट्री नहीं करेंगे। उसका क्या एग्जांपल हो सकता है, उसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि, चलो, कौन सी ऐसी चीज होंगी जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है, बट उन चीज को बेसिकली हम मॉनेटरी टर्म में
नहीं वैल्यू कर सकते। जैसे हो गया वर्क वर्क ऑफ एम्प्लॉय। जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अगर मेहनत से काम कर रहे हैं, लाइक काफ़ी हार्ड वर्किंग है, लाइक इफ़ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, काफ़ी मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं, तो अगर वो हार्ड वर्किंग है, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उसको बिजनेस से फ़ायदा तो होगा, ऑफ कोर्स होगा। बट ये उनकी हार्ड वर्किंग को हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो हार्ड वर्किंग वाला वर्क है जो कि एम्प्लॉयज कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसको अकाउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिंपल कहती है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसको हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सके, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सके, मॉनेटरी टर्म में उसको काउंट कर सके, उसी की एंट्री होगी जनरल एंट्री में एंड लेजर अकाउंट में, उसी की पोस्टिंग होगी ट्रायल बैलेंस में। वही सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे जिसको हमने मॉनेटरी टर्म में मेजर किया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज जिसको मॉनेटरी टर्म में हम वैल्यू नहीं करेंगे या उसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो चीज नहीं जाएगी जनरल एंट्री या किसी भी मतलब लेजर में या ट्रायल बैलेंस में। तो वो सारी चीजें जाएंगी जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सके। अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे पहले क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में जब बिजनेस होता था, लाइक जब वो था बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वन सेकेंड, या बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास एक्सेस राइस है और मैं उसके बदले में क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए वीट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो एक्सेस राइस है वो किसी और को दे दूंगा, उसके बदले में मैं क्या ले लूँगा, मैं वीट ले लूँगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन तो है बट ये मॉनेटरी टर्म में नहीं है। जैसे मैं राइस दे रहा हूँ तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है, वीट मिल रहा है, ये मॉनेटरी टर्म की तरह ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बार्टर सिस्टम वाले जो पहले चलते थे वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे। किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना, किसी वस्तु के बदले वस्तु देना, वो सारे ट्रांजेक्शन मनी मेजर कॉन्सेप्ट में नहीं ऐड होंगे, नहीं आएंगे। सो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, वो सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे। चलो, this helps to ensure that financial statements accurately reflect company's financial position and performance, making it easier to compare performance over time with other companies. However, non-financial factors that impact a company's performance cannot be recorded using this principle. जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसको हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे very hard working, very honest employees working in the organization, of course they are the assets of the company, but उनकी वैल्यू को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम मनी में मेजरमेंट ना करें, वो even though they are very important but they will not be counted, they will not be taken into consideration while making the journal entry, while making the ledger posting, while making the trial balance, profit and loss and balance sheet. Yeah, that is what the money measurement concept says. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी आगे क्यों नहीं जा रहा है, अटक गया यहीं पे। चलो, there are few examples of money measurement concept.
सो ये सारे एग्जांपल हम एक बेसिक बेसिक एग्जांपल है, आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला एग्जांपल देखो, अ कंपनी बायज अ पीस ऑफ मशीनरी worth rupees $10,000. The purchase is recorded in the accounting records as a transaction worth of $10,000, and the machinery is added to the company's balance sheet as an asset with a value of 10,000. तो बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेस में मशीन आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 यूएसटी, 10,000 यूएसटी। सो मशीनरी की वैल्यू हमने मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर लिए, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। अगर फॉर एग्जांपल यही मशीनरी जो हमने 10,000 डॉलर की ली है, 10,000 डॉलर की ली है, और उसके बदले में हमने उसको दूसरी मशीनरी दे दी, दोनों सेकेंड हैंड की जो मशीनरी थी, सेकेंड हैंड की मशीनरी थी उसको हमने दे दिया रिटर्न में 10,000, उसकी भी वैल्यू थी। ठीक है, तो इस चीज में क्या होगी, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, बिकॉज कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं वही जाएगा। लाइक अगर किसी वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज करेंगे, किसी थिंग्स के बदले किसी मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी देंगे या लेंगे, वो चीज नहीं जाएगी। चलो इसको मिटा देते हैं, अब दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से, जल्दी मिट जाओ भाई। वन सेकेंड, चलो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकेंड एग्जांपल में क्या है, a company sells a product for 500 USD. The sale is recorded in the accounting records as a revenue of 500 USD, and the cost of the product sold is subtracted from this amount to calculate the company's gross profit. So basically यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचा गया है जिसकी वैल्यू 500 यूएसडी है, तो इतनी वैल्यू जो है बिजनेस से आपको खत्म हो जाएगी। लाइक वी आर सेलिंग समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन। 500 रुपीज का प्रोडक्ट बेचना है तो 500 रुपीज की रिवेन्यू होगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम सेल्स करते हैं तो जो भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसमें से 500 वैल्यू का प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। एंड तीसरा एग्जांपल भी वही कहता है, सेम चीज है। अ कंपनी पेज 1000 फॉर रेंट फॉर द मंथ, ओके, and the payment is recorded in the accounting record as an expense of 1000 USD, and this amount is subtracted from the company's revenue to calculate its net income for the month. Like similarly, like if we are paying the rent in the monetary term, then it will be recorded in the journal entry, it will be posted into the ledger. So अगर हम रेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं पे कर रहे हैं तो वो जनरल एंट्री या लेजर में नहीं जाएगा। लाइक हमने रेंट मोनेटरी टर्म में नहीं किया, इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट इन मोनेटरी टर्म हमने उनको क्या किया कि हमने कोई सामान दे दिया, लाइक फर्नीचर हमने दे दिया उठा के, पुराना फर्नीचर बचा हुआ था वो हमने उनको उठा के दे दिया। एक $1000 की जगह हमने अगर फर्नीचर दे दिया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम
जनरल एंट्री में नहीं लेंगे या लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहती है कि जो भी ट्रांजैक्शन है अगर हम उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में कर पा रहे हैं तो उसकी ही एंट्री अकाउंटिंग में की जाएगी, जनरल एंट्री में की जाएगी, ट्रायल बैलेंस में उसको ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शो करेंगे, बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे। So that is what is all about the money measurement concept. I hope ये क्लियर हो गया होगा।